व्यूवर्स का स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। आपका प्यार जिस तरह से हमें मिल रहा है, आप इसी तरह से हमारे ब्लॉग्स देखते रहिए और हमारे ब्लॉग्स को एप्रिशिएट ज़रूर कीजिएगा। मेरा एक ही मकसद आपसे है, आप हमारे वीडियो को, हमारे ब्लॉग्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। तो आज इस न्यू एपिसोड में मैं आया हूँ कांडवा ठाकुर साहब का स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। आप व्यूवर्स को क्या कहना चाहेंगे और छोटी सी इंट्रोडक्शन होके, और एक जैसे कहते हैं ना कि ज़मीन से जुड़ा इंसान, सोबर इंसान और एक शालीनता और सादगी के आप परिचायक हैं। तो आपका स्वागत है सर। आप थोड़ा सा दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे और आपकी जर्नी कैसे रही, आपने किस तरह से आप फ़ॉरेन गए, ये सब एक प्रेरणादायक चीज़ होती है दर्शकों को। बाजूराम ठाकुर है, मैं विलेज बटनोल से बिलोंग करता हूँ और मैं एक छोटी सी जॉब अपने यूएई अबू धाबी के अंदर करता हूँ। मेरे को इस जॉब करके काफ़ी 13 साल हो गए और मैं काफ़ी खुशनसीब हूँ जिसने फ़ॉरेन में जाके मेहनत की और अपनी मेहनत से कुछ कामयाबी भी की। जैसे कि सिंगटा जी ने बताया कि भाई आप एक ज़मीन से भी जुड़े हुए हैं और लोगों से भी मिलना जुलना रहता है और जॉब में भी टाइम बिताते हैं। तो मैं इनको बताना चाहता हूँ कि मैं एक एज ए एग्जीक्यूटिव सेल्स में काम करता हूँ मल्टी कलर में, जो कि यूरोप की कंपनी है, जॉर्टन मल्टी कलर का नाम है, और मैं अबू धाबी में काम करता हूँ। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये संघर्ष मेरे लिए काफ़ी आसान नहीं था, क्योंकि एक गांव से जाना और वो भी फॉरेन कंट्री में बगैर एजुकेशन के होना, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन मेरे लिए सौभाग्य की बात यह है कि जो मेरे नॉन हैं साउथ इंडियन से थे, मद्रास से, उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की। वो लोग मेरे को आगे लेके गए, यहाँ से दिल्ली लेके गए, वहाँ अपने साथ उन्होंने रखा कुछ सालों। फिर उनका मिशन था कि भाई ये बच्चा कुछ करे, आगे बढ़े, और उनका प्यार मुझे मिला। और 2010-12 में मेरी मैरिज हुई, जिसके बाद मैं वापस गांव चला आया। तो उन्होंने कहा भाई गांव की लाइफ यहाँ क्या करोगे, पहाड़ है और कुछ दिखता नहीं, बस सुंदरता के सिवाय और कुछ नहीं है, यहाँ पे कोई इंडस्ट्रियल नहीं है, तो आप आगे जाके क्या जॉब करना चाहते हो। तो हमने कहा जी कि हम एजुकेशन भी नहीं है, आगे जाके क्या करेंगे तो हमें भी पता नहीं है। लेकिन किसी ने कहा है कि किसी का कोई होता ज़रूर है, लेकिन समय लगता है। उन्होंने मेरे पे विश्वास रखा और 2012 में मेरे को जॉब मिली, और उसके तुरंत बाद मैंने 2013 में अप्रैल में ज्वाइन की, और आज तक मैं वहाँ पे डटा हूँ। मैं अपने काम से मतलब रखता हूँ। जब घर आता हूँ, ऐसे तो विदेश से घर आना 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है कि हर तीसरे चौथे महीने या 6 महीने या साल में मैं हमेशा घर आता रहता हूँ। और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है अपने ज़मीन से जुड़ना, लोगों से मिलना, अपने घर गृहस्थी के काम करना। बाकी कोई ऐसा खास शौक़ नहीं रखता हूँ, लेकिन लोगों के लिए भी यही सीख दूँगा कि आगे जाइए और मेहनत करिए और अपने परिवार की तरफ ध्यान दीजिए। और जो आजकल संयुक्त परिवार है, उस पर विशेष कर फोकस कीजिए, ताकि लोग आपको कल के लिए ताने ना मारे कि भाई आप जॉब करते हैं तो आप सेपरेट हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग गांव के साथ भी है, गांव के लोगों के साथ भी, युवाओं के साथ भी है। सब लोग हमारी भी इज़्ज़त करते हैं, हम लोग भी उनकी इज़्ज़त करते हैं। सिंगटा जी ने कहा कि आप काफ़ी स्ट्रगल किया है, ये बात हकीकत है। मेरी एजुकेशन बिल्कुल नहीं हुई है। मैं हाई स्कूल में थोड़ी पढ़ाई की है पानली डार्स में, और प्राइमरी स्कूल मैंने विलेज बटनोल से किया है। मैंने सोचा अब जाके क्या करूं, लेकिन समय का कोई भरोसा नहीं है। हमेशा कहते हैं कि भाई अगर आप मेहनत करोगे तो एजुकेशन भी कुछ भी नहीं है उसके आगे। कई फील्ड में हमारे नौजवान आजकल काम कर रहे हैं। सिंगटा जी को खुद भी पता होगा, ये बेचारे खुद संघर्ष करते हैं कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में हैं, अच्छी एजुकेशन देते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं,
ये भी आज की डेट में एजुकेशन होके भी संघर्ष कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि भाई जैसे लोग आजकल नशे में जा रहे हैं, नशे की तरफ जा रहे हैं या कोई उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है युवाओं को इस तरफ नहीं जाना चाहिए। अपना काम से काम मतलब रखना चाहिए, चाहे आप कृषि जगत में हो, प्राइवेट लाइन में हो, चाहे गवर्नमेंट लाइफ में हो, या आप कहीं भी कोई भी कार्य कर रहे हो तो ईमानदारी से कीजिए। मेरा यही आपसे अनुरोध रहेगा। विचार जो आपने रखे यहाँ पे, मैं समझता हूँ काफ़ी व्यूअर्स सेटिस्फाई हो गए, लेकिन कुछ प्रश्न मैं आपसे करना चाहता हूँ, सवाल जवाब, ताकि एक इंटरेक्टिव सेशन बने। तो सबसे पहला सवाल कि आपने बताया कि जिन्होंने आपकी हेल्प की उनके बारे में आपने जिक्र किया, बहुत अच्छी बात है। कभी भी, और आप जो आपने पुराने समय है, पुराने जो ख़राब समय कह सकते हैं जब इनकम के सोर्स नहीं थे, आर्थिक रूप से तंगी थी, वो समय भी आपने याद किया। उसे याद करते हुए आपने आज परिवार की भी सोची, और जब आप जा रहे थे, फ़ॉरेन जा रहे थे, तो फैमिली को छोड़ना आपके लिए कितना मुश्किल रहा? बहुत जेन्युइन सवाल है। पहले बोलते थे कि भाई आप अगर इस्लामिक कंट्री में जाते हो कहीं भी, वहाँ का कानून, वहाँ की व्यवस्था आपके लिए बहुत हावी है, खासकर हम जैसे लोगों के लिए, कि भाई वहाँ पे ऐसा होता है, ऐसा होता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग पहले तो आप लोग एक फ्रॉड वीज़े में ना जाएं, जैसे कोई आपको गुमराह करे कि भाई आपका वीज़ा हो गया, बिल्कुल नहीं। अगर आपकी जॉब कहीं भी लगती है, अगर आप विजिट वीज़ा पे भी जाते हैं, वहाँ जाके आप जॉब भी ले सकते हैं, घूम सकते हैं। और आपको एक अच्छा ऑप्शन है कि भाई अब 6 महीने के लिए भी विजिट वीज़ा मिलता है, जिसमें आप जॉब भी सर्च कर सकते हैं, अपने यार दोस्त से भी मिल सकते हैं। लेकिन हमेशा याद रखें कि कहीं भी किसी संस्थान में जाएं, लेकिन फ्रॉड वीज़ा में ना जाएं। जब भी आपकी सिलेक्शन होती है, प्राइवेट कंपनियों में, ऑनलाइन हो, चाहे आप निजी माध्यम से हो, किसी व्यक्तिगत माध्यम से हो, तो हमेशा वर्क वीज़ा में ही जाएं। आप किसी भी कंट्री में जा रहे हो, और वहाँ का कानून ज़रूर फॉलो करें, ताकि हमारे देश में भी हम लोगों को भी बढ़ावा मिले। भाई लोग बाहर कैसे रहते हैं, बाहर की जीवन शैली कैसी है, तभी सीखने को मिलता है। अपने परिवार से भी नाता नहीं तोड़ा, संघर्ष ज़रूर किया कि अब क्या होगा, मैं कहाँ रहूँगा, कहाँ जा रहा हूँ, क्या करूँ, जॉब कैसी होगी, क्या होगा। लेकिन ये सोच सोच के जब मैं वहाँ तक पहुँचा, तब ऐसा लगा कि ये बहुत इजी है, आसान है। अगर हम गांव हमारे लिए विदेश है, वही हमारे लिए शहर है। जब आप गांव की लाइफ जीते हैं, तब काफ़ी एक्टिविटीज़ जो होती है हमारी, वो बहुत नर्वस होती है, खासकर विलेजों में, सिंगल। क्योंकि हमारे जो घर के संस्कार होते हैं अपने सिटी, शहर जहाँ भी हम रहते हैं, तो उतने उज्जवल नहीं होते। खासकर हम लोग एजुकेशन के माध्यम से ही पीछे रह जाते हैं। वीज़ा चेक कर सकते हैं, तो ये सारी सुविधाएँ आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। कुछ इन्फॉर्मेशन दर्शकों तक आपने पहुँचाई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी पर्सनल लाइफ पे और आना चाहूँगा। जिस तरह से मैंने देखा कि बहुत से लोग जब जिनके पास पैसा आ जाता है, मैक्सिमम आज कम्युनिटी में ऐसा देखने को मिल रहा है कि वो आप संपन्न हो गए, आप संपन्न होने के बाद आप फैमिली से आइसोलेट हो जाते हैं। आप सर, मैं इस विषय में आपको बताना चाहता हूँ कि हमेशा जॉइंट फैमिली एक बहुत बड़ी ताकत होती है, खासकर हमारे पहाड़ी क्षेत्र में, चाहे उत्तराखंड हो, हिमाचल हो। इस संस्कृति से हम लोग जुड़े हुए हैं, और आज से नहीं है, हमारे कई पुरखों के ज़माने से हैं। तो इस चीज़ को हम फॉलो करते हैं। दूसरा, अपने बीवी बच्चों, हमारे लिए बीवी बच्चे सबसे पहले होते हैं, इस हकीकत है। लेकिन सबसे ऊपर हमारे लिए माँ बाप भी ज़रूरी है, जिन्होंने हमें जन्म दिया है, उनको भी नहीं भूलना चाहिए। हमारे भाई बहन भी है, उनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। हमारे पास अगर देने के लिए कुछ नहीं है, कम से कम उनसे सहयोग या उनको नॉलेज दे सकते हैं कि भाई आगे जाके क्या करना है, इस आप गलत लाइन में मत जाइए, अच्छा कार्य कीजिए, ताकि हमारा परिवार भी संपन्न रहे, फले बढ़े। और सब गांव वासियों को भी मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारे गांव के लोग, कांडो, भटनोल, खासकर भटनोल के लोग बहुत बेस्ट है। क्यों, हमारे जो इलाके में हमारा जो नाम चलता है चंदो ब्रदर्स का, बहुत ही फेमस नाम है, और लोग पहले से लेकर जानते भी थे। सिंगटा जी, आपको पता होगा, पहले एक
हमारी एक प्रथा है, संस्कृति होती थी, मीनस का हो जाता था, मौन बोलते हैं हम उसको, मौन। तो सिंगटो, तिन्नो और चंदो और जोगटियाल, ये बड़े हावी होते थे ये 4 क्षेत्र के लोग। तो आज भी लोग याद करते हैं। तो हमारी लाइफ ऐसे गांव विलेजों से जुड़ी है, जिसलिए हम लोग सही परिवार से या घर से जुड़ पाते हैं कि भाई हम लोग ना अलग सेपरेट होते हैं, ना हम लोग ये सोचते हैं कि भाई सेपरेट प्रॉपर्टी बनाई जाए या सेपरेट अलग रहें, अपने फैमिली के बच्चों के साथ रहें। हम लोग हमेशा माँ बाप, भाई बहन, सब लोग एक साथ रहें तो बहुत बढ़िया। गांव विलेज की यही लाइफ है, संस्कृति है। आजकल लोग शहरों की तरफ भागते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आजकल इनकम के सोर्स भी हमारे कृषि जगत में काफ़ी ज़्यादा खुले हुए सोर्स है। जैसे यहाँ पे देखो आप, हमारे पहाड़ी एरिया में, शिलाई क्षेत्र में भी आज की डेट में टमाटर की फसल होगी, गोभी होगी, शिमला मिर्च हो गया, अदरक हो गया, सौंठ बनाते हैं। कई सारे संसाधन खुल गए अब यहाँ पे भी, कृषि जगत में भी। बस एक कमी है कि भाई पानी की आने वाले फ्यूचर में हमेशा पानी को बचाए रखना देंगे। अगर बच्चा कोई कामयाब हो, तो अगर आपके पास एक भी खेत है, उसमें भी आप 2-3 तरह की कृषि या फल फ्रूट उत्पादन कर सकते हैं। क्यों, हमारा एक ऐसा क्षेत्र है हिमाचल का, बहुत यहाँ की जो ज़मीन है, मिट्टी है, वो बहुत बेस्ट है। यूरोप की तुलना में सबसे बेस्ट कृषि हमारे इंडिया में है, लेकिन हम लोग इस पे बढ़ावा नहीं दे पा रहे। हम अगर इस कृषि की तरफ ध्यान दें तो इसके आगे जॉब भी एक फेल है। क्यों, काफ़ी सारे फ्रूट्स, फल फ्रूट और आपके खाने पीने के उत्पादन हैं, वो शहरों में मिले 5 किलो, 2 किलो, 10 किलो की पैकिंग हर एक परिवार खरीदता है आज की डेट में। तो हमारी कृषि यूरोप से भी ज़्यादा बेटर है, लेकिन इस तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। हम लोग जब भी उत्पादन पैदा करते हैं तो उसको या तो कहीं पहुंचाना मुश्किल हो जाता है, या उसकी ग्रेडिंग, पैकिंग में बड़ी समस्या आती है, या ख़राब हो जाती है फसल। ऐसी काफ़ी सुविधा है जो हम लोगों को नहीं मिल पाती है। हम लोग भी नहीं समझ पाते इस चीज़ को, जानकारी भी नहीं रहती है, क्यों, गांव की लाइफ है। लेकिन आगे जाके अगर दोस्तों कुछ कृषि जगत में अगर करना है, आप लोगों ने जॉब भी करनी है साथ में, तो यूरोप की तरह कृषि कीजिए। आपको अपने घर से ही यूरोप मिलेगा, आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यही कहूँगा सिंगटा जी। सुझाव जितने भी यंगस्टर, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, ज़रूरी नहीं है जॉब पाना ही आपका पर अंतिम लक्ष्य है। जॉब के साथ साथ या जॉब भी नहीं मिलती है तो आप, जो व्यक्ति जॉब कर रहा है उससे बेटर आप कमा सकते हैं, उससे बेटर आप अर्न कर सकते हैं। ये ऐसी धारणा, अगर आपने कुछ चीज़ ठान ली है तो संभव वो चीज़ होगी। थोड़ा सा आपको डेडिकेशन और हार्डवर्क के साथ आगे बढ़ना होगा। बहुत इन्फॉर्मेटिव नॉलेज आपने दी। और एक अंतिम सवाल मैं आपसे, फॉरेन में आपका क्या फ्यूचर प्लान है? कब तक आप वहाँ जॉब करना चाहते हैं और कब आप वापस अपनी इंडिया आना चाहते हैं? बिल्कुल, देखो फॉरेन में तो अगर आप लाइफ की बात करें तो लाइफ हमेशा कहीं भी रहे आप कठिन हो जाती है। इतने साल बिताने के बाद फिर भी हम संघर्ष करते हैं। वहाँ का एक कानून है कि 50 साल के ऊपर आप प्राइवेट जॉब नहीं कर सकते। क्यों, यूएई एक ऐसा स्टेट है जो यूनाइटेड स्टेट से कहलाता है, जहाँ पे अमेरिका का दबदबा रहता है, उसके ऑयल फील्ड में शहर रहते हैं, उसकी सिक्योरिटी रहती है अमेरिका की। तो काफ़ी डेवलप कंट्री है यूएई, कोई ऐसी बात नहीं है। फ्यूचर प्लान हमेशा रहता है, आगे जाके अगर आपके पास पैसा है, धन है, दौलत है, तो आप वहाँ जाके भी बिज़नेस कर सकते हैं, इंडिया के भी बिज़नेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सेम जॉब करना चाहते हैं, वो भी बेस्ट ऑप्शन है आपको कि आप 50 साल तक वहाँ पे प्राइवेट जॉब कर सकते हैं ईमानदारी से। अंतिम जहन में आ रहा है कि आप फॉरेन में रहते हैं, फॉरेन की ज़्यादा नॉलेज आपको है। इंडिया को फॉरेन में किस परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है? क्या इंडिया का दबदबा बड़ा है या कम हुआ है, या इंडिया की साख, इंडिया की धाक बड़ी है या कम हुई है? हम पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे, हमें ना आपके पॉलिटिकल बैकग्राउंड का पता है, ना खुद का पॉलिटिकल बैकग्राउंड पता है। हम निष्पक्ष होकर ये सवाल आपसे पूछना चाहते हैं और दर्शक भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं। अच्छी बात कही है कि भाई आप लोग पॉलिटिकल इसमें इशू में नहीं जाते हैं, ये बात हमारे जहन में भी है, हम भी समझते हैं। हम भी, हमारा परिवार भी ऐसा रहा है, कभी किसी ना कांग्रेस से या ना बीजेपी या किसी थर्ड पार्टी से, ऐसा नहीं। हम लोग अपना गुप्त मतदान करते हैं, वो हम किसी को भी दे सकते हैं, हमारा मत है, वो किसी को भी कर सकते हैं। लेकिन सर वहाँ जहाँ डेवलपमेंट या इंडिया की बात आती है, नॉलेज या कितनी पावरफुल कंट्री है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि पहले
इस टाइम हम लोग वर्ल्ड में जनगणना की योजना से भी हम लोग सबसे टॉप में हैं। हमारी जो पॉपुलेशन है सबसे ज़्यादा है वर्ल्ड में। दूसरा, हमारे जो बिजनेस काम करने के तरीके वो दुनिया में बेहतरीन है। अमेरिका के बाद दूसरा इंडिया ऐसा स्टेट है जो हर एक फील्ड में इंडियन लोग हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खासकर जहाँ मैं रहता हूँ, जिस कंट्री में, खाड़ी देशों का मुझे भी पता है। पहले ऐसे रिश्ते नहीं होते थे। नज़दीक खाड़ी देश जो नज़दीक थे वहाँ पे डेवलप होता था, लेकिन हमारे आदमी नहीं जाते थे, घबराते थे। आज की डेट में सारे साउथ इंडियन देखो आप, केरला है, तमिलनाडु है, और आपके आंध्र प्रदेश है, गुजरात है, सारे लोग सेटल है यूएई में, खासकर दुबई में। तो उनके बिजनेस चलते हैं, और ख़ासकर दुबई यूएई से रिलेशन बहुत बेटर है। खासकर बिजनेस के पर्पज़ से काफ़ी डेवलपमेंट इंडिया कर रहा है। आने वाले 2030 में हमने सुना है, ऐसा हमने न्यूज़पेपरों में भी पढ़ा है कि आप एक बाई ट्रेन आ सकते हैं वहाँ से। तो इंडिया का जो बिज़नेस का तरीका है, वर्ल्ड में पावर का तरीका है, वो बेटर है। जहाँ तक मैं जिस कंट्री में मैं रहता हूँ, मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे जो हमारा फल फ्रूट, खाने पीने की सप्लाई, मेडिकल, कोई भी या किसी भी सेक्टर से जुड़ा हो, तो इंडिया यूएई में बहुत हावी है। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इंडिया के जो रिलेशन है वो बेटर है। खासकर बिजनेस लोग जो यूएई में व्यापार करते हैं, साउथ इंडियन मेन हैं। उनके जैसे यूसुफ अली हो गए, लुलु के जो चेयरमैन हैं यूसुफ अली, वो भी केरला से बिलोंग करते हैं, और उनका बिजनेस खाड़ी देशों में, पूरे खाड़ी देशों में फैला हुआ है। वहाँ की गवर्नमेंट है, ऐसे सब लोग सहयोग करते हैं। जैसे हमारे जम्मू कश्मीर का एप्पल देखो, वो पूरा यूएई गवर्नमेंट और कतर और ये लुलु ग्रुप, यूसुफ अली का, उन्होंने सारे कॉन्ट्रैक्ट, ये जो एप्पल ख़रीदने का तरीका है, वो पूरा एप्पल स्टोर बनाए हुए हैं। आपके उधर श्रीनगर में देखो, जम्मू में देखो, कश्मीर में जब धारा 370 लगी, उसके बाद उन्होंने ये व्यापार शुरू किया यूएई गवर्नमेंट के साथ, और अपने कॉन्टैक्ट किए व्यापार जगत में। इंडिया की जो धाक है वो बड़ी है विदेशों में, हर कंट्री में। और इंडिया पहले की तरह भी नहीं है कि जो कंट्री बोलती थी फिर उसके थोड़े से काम या काम की वजह से या किसी के दबदबे की वजह से डाउन होता। आज की डेट में इंडिया ऐसा नहीं है। भारत की धाक ऐसे ही बढ़ती रहे, भारत ऊंचाइयां छुए, पूरे विश्व में इसका नाम शीर्ष पर रहे। विजेंद्र ठाकुर जी, विजू भाई इनको कहते हैं, बहुत सिंपल और सोबर व्यक्तित्व के धनी। एपिसोड में किसी और नई शख्सियत के साथ फिर मिलते हैं। मैं सुरेंद्र सिंह टाप से लेता हूँ विदा। थैंक यू सो मच।